हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है जिस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आरआरबी यानी रेलवे के लिए बुक देख रहे थे अंकित भाटी सर की, जिसमें हमने 5 क्लासें करा दी हैं आपकी। ये हमारी छठी क्लास है और दोस्तों देखिए, इसमें हम आज 3 टॉपिक नहीं देखेंगे, कम से कम 5 से 6 टॉपिक आज हम कवर करेंगे, ठीक? तो थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि थोड़ा जल्दी बुक ताकि कंप्लीट हो जाए और ये टॉपिक हैं, ये छोटे-छोटे हैं, इसलिए हम 4-5 टॉपिक आराम से 5 टॉपिक तो देख ही लेंगे, ठीक? तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ये टॉपिक हमारा क्या है, तो ये है भारत के प्रमुख शहर, राज्य एवं उनके भौगोलिक नाम। एक क्वेश्चन मिल जाता है देखने को। आप देखे होंगे अगर पीवाईक्यू या प्रीवियस ईयर जो मैं करा रहा हूँ दोस्तों आज से, जीएस संगम बुक जो मैं करा रहा हूँ, उसे ज़रूर करिए आप लोग। इतना बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें सारे पीवाईक्यू समाहित हैं। यूपी पीसीएस का हो, एसएससी का हो, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए सारे 2022 तक के सारे अपडेट हैं उसमें, ठीक? तो उसे ज़रूर से ज़रूर देखिएगा दोस्तों। बाकी यहाँ हम थ्योरी करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें शहर, राज्य एवं भौगोलिक उपनाम की, तो देखिए उज्जैन को क्या कहते हैं? उज्जैन एमपी में पड़ता है, इसे मंदिरों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदिरों का शहर। त्रिवेंद्रम जो है, जिसे तिरुवनंतपुरम यानी केरल की राजधानी है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? भारत का सदाबहार शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का सदाबहार शहर कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश को क्या कहते हैं? उगते सूर्य की भूमि कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले सूर्य कहाँ होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में उगता है, ठीक? उसके बाद थूथुक्कुडी यानी तूतुकुड़ीन जिसे कहते हैं, इसे पर्ल सिटी कहते हैं। केरल को क्या कहते हैं? मसालों का बगीचा कहते हैं, क्योंकि मसाले भी होते हैं। दोस्तों, एक शायद 2023 का डाटा है कि 24 का है कि मसालों में सबसे आगे जो है एमपी आ गया था दोस्तों। ये चीज़ सोचने वाली थी, क्योंकि कोई किसी को मतलब आशा ना होगी कि एमपी आंसर होना चाहिए इसका, ठीक? तो देख लीजिएगा। करेंट देखिए, हमेशा जब भी आप पेपर दें, जैसे मान लीजिए 2024 का कोई आपका पेपर है जून में, तो आप हमेशा जून से पहले का डाटा उठाइए, यानी 2024 से पहले जो भी आया हो डाटा, वो आप देखेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी उस साल का देखेंगे, ये नहीं कि 2023 का आप देख रहे हैं। आप 2024 का जितना डाटा मिले देखिए, और जो डाटा नहीं आया 2024 में, वो 2023 का देख लीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये चीज़ होता है। कोच्चि या कोचीन यानी केरल का है, इसे क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी, इम्पोर्टेंट है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसे क्या कहते हैं? भाग्य का शहर कहते हैं। भीमावरम ये भी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। भारत का दूसरा बारदोली किसे कहते हैं? तो भीमावरम आंध्र प्रदेश को कहते हैं। अगर हम आगे बात करें धर्मावरम आंध्र प्रदेश में ये भी पड़ता है। देख लीजिए, भीमावरम, धर्मावरम, ये कौन है? तो आंध्र प्रदेश का सिल्क सिटी है दोस्तों। उसके बाद पुडुगुराला, ये क्या है? आंध्र प्रदेश का लाइम सिटी है। क्या है? लाइम सिटी है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर, इसे क्या कहते हैं? झीलों का शहर कहते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार, देहरादून उत्तराखंड, इसे लीची का शहर कहते हैं दोस्तों। उसके बाद आनंद गुजरात, मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद होगा कि अमूल के फुल फॉर्म में जो ये ए है ना, ये क्या है? ये आनंद है दोस्तों। क्या है? आनंद। यही आनंद गुजरात में पड़ता है। ये क्या है? मिल्क सिटी है दोस्तों। अगला अहमदाबाद गुजरात में है, इसे भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। गुरुग्राम हरियाणा को क्या कहते हैं? मिलेनियम सिटी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिलेनियम सिटी। अगला पानीपत या हरियाणा, इसे क्या कहते हैं? बुनकरों का शहर कहते हैं। भुवनेश्वर जो उड़ीसा में पड़ता है, इसे टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। कटक उड़ीसा में है जो, इसे सिल्वर सिटी कहते हैं। हैदराबाद सिकंदराबाद तेलंगाना में पड़ता है, ये जुड़वा शहर है, ट्विन सिटी है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए, गुवाहाटी यानी असम का जो है, उसे का भौगोलिक नाम क्या है? गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो जाएगा। नई दिल्ली का रैलियों का शहर है, रैली हुआ ही करती है आए दिन। पटियाला पंजाब का क्या है? शाही शहर है दोस्तों। अमृतसर का जो है पंजाब शहर क्या है? तो किसके लिए फेमस है? गोल्डन सिटी यानी स्वर्ण नगरी या स्वर्ण मंदिरों का शहर। कपूरथला पंजाब में पड़ता है, ये बगीचों का शहर है दोस्तों। किसका है? बगीचों का शहर है। मुंडी मध्य प्रदेश में है, पावर हाउस सिटी है। भोपाल एमपी में पड़ता है, झीलों का शहर है दोस्तों। अगर हम बात करें इंदौर, इंदौर कहाँ पड़ता है? एमपी में, ये मिनी मुंबई भी कहलाता है। मध्य प्रदेश, इसे सोया सिटी कहते हैं, सोया प्रदेश। नैनीताल उत्तराखंड का है, झीलों का शहर है। मसूरी उत्तराखंड में पर्वतों की रानी है दोस्तों। कुर्ग कर्नाटक का क्या है? तो भारत का स्कॉटलैंड है। धनबाद झारखंड है, तो कोयला नगरी इसे कहते हैं, धनबाद। मैंने बताया था खनन खनन एवं उद्योग, अगर आपको याद होगा दोस्तों, कल मैंने विविध कराया था। जीके एनसीईआरटी की लास्ट क्लास थी विविध, वो बुक पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल गई है आपको, तो आप देख लेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट था, मैंने उसमें बहुत सारी ट्रिक बताई थी विविध में। तो मैंने बताया था खनन एवं, जो खनन हमारा केंद्र है, जो नहीं होता भारतीय खनन उद्योग केंद्र, ये सब जो होता है खनन, मैंने कहा था खनन करोगे तो धन बर्बाद होगा।
तो यानी खनन, धन बर्बाद यानी धनबाद। तो इस तरह है दोस्तों, तो ये कोयला नगरी है, सबसे ज़्यादा कोयला यहीं मिलता है। जमशेदपुर झारखंड का है, भारत का पिट्सबर्ग या इस्पात नगरी हो जाएगा हमारा। शिलांग जो है मेघालय की राजधानी है दोस्तों, इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। देखिए अगला है डिब्रूगढ़ असम, इसे क्या कहते हैं, तो टी सिटी कहते हैं। टी मतलब चाय, यानी चाय का शहर कहते हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, महलों का शहर है, डायमंड हार्बर भी है। आसनसोल पश्चिम बंगाल का है दोस्तों, ब्लैक डायमंड की भूमि कहते हैं। जोधपुर राजस्थान को कहते हैं ब्लू सिटी या सन सिटी दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ जाएं। अगला है जयपुर को क्या कहते हैं, तो भारत का पेरिस कहते हैं, गुलाबी शहर दोस्तों, बहुत सुंदर शहर है। मैं गया नहीं हूँ, लेकिन ऐसे शॉर्ट वगैरह जब देखता हूँ ना, बड़ा मन करता है जाने को। कभी जाएंगे, जरूर से जरूर जाएंगे दोस्तों। पहले देखिए, विश्व घूमने से पहले हमें हमेशा इंडिया घूमना चाहिए। अगर आप इंडिया घूम लिए तो समझ लीजिए विश्व की आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आप ऐसे देख लेंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें इंक्लूड हैं भारत में जो विश्व में होनी। जैसे स्विट्जरलैंड, तो कश्मीर है हमारा। स्विट्जरलैंड में जो मज़ा मिलेगा वो कश्मीर में आपको घाटियों में, कश्मीर की घाटियों में मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह आप विविध जगह घूमेंगे। तो भारत में नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, कितना सुना, मतलब बहुत ही लाजवाब है। तो ये चीज़ समझिएगा आप दोस्तों कि बहुत सारी चीज़ें अपने यहाँ भी है। तो हमें भारत पहले घूमना चाहिए, फिर विश्व का भ्रमण करना चाहिए। जैसलमेर राजस्थान, तो ये गोल्डन सिटी हो जाएगा। कश्मीर को क्या कहते हैं, भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं, अभी मैंने बात की। अगला है बेंगलुरु, कर्नाटक। कर्नाटक, तो देखिए बेंगलुरु में सीधा सी बात है, यहाँ क्या है, तो स्पेस सिटी है, भारत का उद्यान या भारत की सिलिकॉन वैली और साइंस सिटी, तो ये सब बेंगलुरु को कहते हैं। इसका भौगोलिक उपनाम है दोस्तों नागपुर, ऑरेंज सिटी कहते हैं, संतरा सबसे ज्यादा होता है नागपुर में दोस्तों, इसीलिए ऑरेंज सिटी कहते हैं। मुंबई 7 टापुओं का शहर है, भारत का हॉलीवुड कहाँ है, तो इसे मुंबई। अगला है कि पुणे। पुणे है दक्कन की रानी, क्वीन ऑफ डेक्कन। कोल्हापुर महाराष्ट्र क्या है, तो पहलवानों का शहर है कोल्हापुर महाराष्ट्र। मुंबई सूती वस्त्रों की राजधानी है दोस्तों मुंबई। कानपुर उत्तर प्रदेश क्या है, दुनिया का चमड़ा शहर है, दुनिया का चमड़ा शहर। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। आगरा उत्तर प्रदेश का क्या है, ताज शहर है, या पेठा नगरी की बात करें तो पेठा नगरी है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला शहर इलाहाबाद या प्रयागराज उत्तर प्रदेश, तो ये ईश्वर का वास है, प्रधानमंत्रियों का शहर है, संगम सिटी है। वाराणसी उत्तर प्रदेश क्या है, मंदिरों एवं घाटों का शहर है। लखनऊ उत्तर प्रदेश क्या है, नवाबों का शहर है। कन्नौज उत्तर प्रदेश क्या है, तो खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी है दोस्तों। बरेली उत्तर प्रदेश में क्या है, सूरमा नगरी है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश क्या है, ताला नगरी है। पीथमपुर भारत का डेट्रॉइट है, पीथमपुर। मैसूर कर्नाटका, ये क्या है, कर्नाटक का रत्न है दोस्तों। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ क्या है, तो धान की डलिया है, क्या है, धान की डलिया है। मदुरई शहर क्या है, तो मंदिरों का मतलब त्योहारों का नगर है। मेघालय क्या है, मेघों का घर है दोस्तों। पंजाब क्या है, 5 नदियों की भूमि हो जाएगा पंजाब। अगर हम बात करें गाजीपुर, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसे काशी की बहन कहते हैं दोस्तों। तो देखिए इसके ऊपर अब हम देखें, हमारा भौगोलिक जो है यहाँ कंप्लीट हो जाता है, यानी जो भारत के भौगोलिक उपनाम है सारे पूरी तरह से हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, तो एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक है भारत के प्रमुख लोकप्रिय उपनाम है, यानी किनके क्या क्या नाम है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम बात करें बिहार केसरी किसे कहते हैं, तो श्री कृष्ण, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहते हैं, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं, कई बार एग्जाम में आया है। राष्ट्रपिता या बापू महात्मा गांधी जी को कहते हैं। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे। अगला अगर शेर ए कश्मीर कौन है, तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हो जाएंगे। लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क या सरदार, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे हमारे। शांति पुरुष किसे कहते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को कहते हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी को कहते हैं। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी हो जाएंगे। दीन बंधु किसे कहते हैं, तो ये होते हैं सी एफ एंड्रयूज हो जाएंगे। लोकमान, तो जैसा कि पता है लोकमान बाल गंगाधर तिलक लगाते हैं। लोकनायक हमारे जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। लोकहितवादी कौन है, तो गोपाल हरि देशमुख हो जाएंगे। अगर हम बात करें देश बंधु, चितरंजन दास हो जाएंगे। राजर्षि, तो पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएंगे। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान हो जाएंगे, बंग बंधु उपाधि दी गई। गुरुदेव कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। गुरु जी कौन है, तो एम एस गोलवलकर हो जाएंगे। महामना कौन है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे महामना। बिहार विभूति कौन है, तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा है। स्पैरो कौन है, तो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह हो जाएंगे। भारतीय फिल्मों के पितामह कौन है, तो धुंडीराज गोविंद फाल्के हो जाएंगे। उसके बाद विरोधाभासों का मिश्रण कौन है, तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे दोस्तों।
विरोधाभासों का मिश्रण, यानी इनके जितने भी निर्णय हैं वो सारे निर्णय तो हित के लिए लेता था, लेकिन उसमें कहीं न कहीं विरोध होना शुरू हो जाता था। तो ये एमबीटी हो जाएँगे, मोहम्मद बिन तुगलक। विद्रोही कबीर कौन है दोस्तों? काजी नजरुल इस्लाम। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूँ कि इसमें हिस्ट्री की भी चीज़ें दी हुई हैं, अभी देखेंगे आगे। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपको एक ही जगह मिल रही हैं सारी चीज़ें। जैसे देखिए, मैन ऑफ डेस्टिनी कौन हो जाएँगे? नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएँगे। राजा जी कौन है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनका लोकप्रिय उपनाम है दोस्तों। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र जो हैं, ये राजा राम मोहन राय जी हैं। कायदे आजम किसे कहते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना को। आगे अगर हम बात करें देश रत्न अजातशत्रु, ये कौन है दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएँगे। कश्मीर का अकबर कौन है? तो जैन उल अबदीन है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। अगला है भारत का नेपोलियन, पूछा गया है क्वेश्चन, समुद्रगुप्त हो जाएँगे। भारतीय मैकियावेली तो चाणक्य हो जाएँगे। उसके बाद लिखा है फ्यूहरर, ये कौन है? एडोल्फ हिटलर इनको कहा गया है। आगे हम बात करें भारत का शेक्सपियर कौन हो जाएँगे? तो महाकवि कालिदास जी हो जाएँगे। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जो हैं कौन है? तो जमनालाल बजाज हैं। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर को कहते हैं। लाल बाल पाल, तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, याद रखेंगे। लिटिल कारपोरल, ये नेपोलियन बोनापार्ट है। नेताजी किसे कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को। चाचा जवाहरलाल नेहरू जी को। ताऊ किसे कहते हैं? तो चौधरी देवीलाल को ताऊ, वो इनका उपनाम है दोस्तों। शहीद ए आजम भगत सिंह को, सरदार भगत सिंह को दोस्तों कहते हैं। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू जी को कहते हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी हो जाएंगी। विश्व कवि या कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। तोता ये हिंद कौन है? तो अमीर खुसरो हो जाएंगे दोस्तों। बाबू जी तो जगजीवन राम हो जाएंगे। तो 2 टॉपिक हमारे हो गए। ये हमारा तीसरा टॉपिक, महत्वपूर्ण समितियां। दोस्तों मैं देखिए कुछ आपको मतलब जो है यहाँ ट्रिक बताऊँगा, कुछ ट्रिक बता दूँगा। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी ट्रिक, लेकिन मैं कुछ ट्रिक ऐसा बताऊँगा कि आपके माइंड में छप जाएँगी समितियों के, ठीक? देखिए मुझे तो याद है 25 से 30 समितियाँ जो मैंने याद की हैं, अलग से नोट करके चीज़ें। लेकिन आपको भी मैं बताऊँगा, चीज़ें याद कराने की कोशिश करूँगा, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे। देखिए महत्वपूर्ण समितियों की अगर हम बढ़ें, देखिए सत्यम कौन सी समिति है? सत्यम समिति किससे संबंधित? वस्त्र से। देखिए मान लीजिए मेरा दोस्त एक सत्यम है, उसे कपड़े पहनने का बड़ा शौक था दोस्तों। तो कपड़ों के बारे में नीति ही बनाया करता था कि आज मुझे इस कलर का पहनना है, कल उस कलर का पहनना है, ये है ना। तो थोड़ा रिलेट कर लेंगे, आराम से आपका हो जाएगा। अब देखिए नरसिंघम समिति किससे है? तो जो है बैंकिंग से, बैंकिंग संरचना में सुधार से। सिम्हन समिति, तो देखिए इसमें हम कैसे मतलब इसे हम याद करेंगे दोस्तों। इसकी ट्रिक थी शायद, देखिए ये बैंकिंग संरचना से संबंधित दोस्तों है सुधार। नरसिम्हन समिति, इसमें कोई आप लगा लीजिएगा, मेरे माइंड से इस समय स्किप है। मैं ये बता देता हूँ, महाजन समिति क्या हो जाएगा? चीनी उद्योग। तो देखिए महाजन, हम मान के चलते हैं महाजन जो होते हैं वो मतलब जो है मीठा बहुत खाते हैं दोस्तों। क्या खाते हैं? मीठा बहुत खाते हैं। तो देखिए महाजन मीठा खाते हैं। सत्यम वस्त्र पहनता है, ठीक? सत्यम वस्त्र का बड़ा शौकीन है। महाजन मीठे के बड़े शौकीन है, तो मीठा यानी चीनी उद्योग हो जाएगा। जानकी रमन समिति, देखिए अगर जान की परवाह है, जानकी रमन यानी जान की अगर परवाह है तो आप प्रतिभूति घोटाला नहीं करेंगे, यानी ये प्रतिभूति घोटाला हो जाएगा दोस्तों। लेन-देन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूति लेन-देन से संबंधित है। पीसी महाल नोबिस, देखिए अगर हमें महल बनाना है, यानी महाल यानी महल, अगर हमें महल बनाना है ना तो हमें आय चाहिए दोस्तों, राष्ट्रीय आय। तो देखिए आय राष्ट्रीय आय हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें एन.ए. मल्होत्रा समिति, तो अगर मैं होता, मल्होत्रा यानी मैं होता, अगर मैं होता दोस्तों तो किसमें सुधार करता? तो बीमा क्षेत्र में अवश्य सुधार करता। आर.एन. मल्होत्रा समिति यानी मैं होता तो बीमा क्षेत्र में सुधार होता। सुरेश तेंदुलकर समिति, तो देखिए जो हमारे तेंदुलकर है ना वो गरीब नहीं है दोस्तों। क्या रहे हैं? गरीब नहीं है, तो निर्धनता रेखा गरीबी का आकलन कर रहे हैं, या वो ये सोच रहे हैं कि हम किसी को गरीब नहीं रहने देंगे, यानी पूरा देश जो है अमीरी की उसमें जिएगा, तो वो उसके लिए मतलब नीति बना रहे हैं। निर्धनता रेखा या का आकलन समिति। वैसे दोस्तों जो ये सचिन तेंदुलकर नहीं है, ठीक, ये सुरेश तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर तो गुटखे का भी प्रचार करते हैं दोस्तों, बताओ। ये सब नहीं करना चाहिए, भारत रत्न मिला है इनको दोस्तों। लेकिन अब क्या ही कहें, पैसे के लिए तो सब कुछ सब कर रहे हैं दोस्तों, कोई मतलब नैतिकता वेतिकता भाड़ में गई, ये सब कुछ नहीं। देखिए अगर बात करें एम.एन. गोपालिया समिति, तो गोइपोरिया समिति किससे संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है गोइपोरिया। विजय केलकर समिति किससे है? तो सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पीपी मॉडल को पुनर्जीवित करने के लिए विजय केलकर समिति। अगला है कि
एसएस तारापुर समिति। सॉरी दोस्तों, देखिए तारापुर समिति है तो पूंजी खाते की परिवर्तनीयता के लिए है। मीरा सेठ, जो मीरा सेठ थी वो किससे संबंधित, हथकरघा से संबंधित, यानी वो हाथ से बनी चीजों का प्रयोग करती थी। चलैया समिति, राजा चलैया समिति कर से संबंधित है। किससे, कर से संबंधित है, संबंधित है। वांचू समिति जो है प्रत्यक्ष कर से संबंधित, रेखीय समिति जो है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। ठीक, तो ये याद रखेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही दोस्तों, राजा चलैया, वांचू और रेखीय समिति। कई बार पूछा गया, लूसेंट अगर आप कभी सॉल्व किए होंगे तो वहां आपको सारे मिलेंगे। अगला है कि मलेगाम समिति, ये सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की स्थापना से संबंधित। कस्तूरी रंगन समिति, ये नई शिक्षा नीति 2020 की आई थी, उसी से संबंधित है। रघुराम राजन समिति आर्थिक या वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है। शिव रमन सिंह समिति राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नबार्ड की स्थापना से संबंधित है। ठीक दोस्तों, तो याद कर लेंगे। अब कुछ आयोग देखते हैं, प्रमुख आयोग दोस्तों। देखिए हंटर आयोग की स्थापना होती है 1882 में। ये भारतीय शिक्षा का मूल्यांकन एवं सुधार करने के लिए लाया गया था। हंटर आयोग की स्थापना 1919 में भी होती है, जो जलियांवाला हत्याकांड से जुड़ा है, उसकी जांच के लिए आया था। तो दो हंटर आयोग, ये जो 82 में आया ये शिक्षा से संबंधित है, 1919 में आया जलियांवाला से संबंधित है। ठीक, अगर हम बात करें साइमन कमीशन कब आता है, तो 27 में बनता है, 28 में भारत आता है। ये जो 1919 का अधिनियम था उसकी जो है समीक्षा करने के लिए आ रहा था दोस्तों, लेकिन इसमें सारे अंग्रेज थे तो इसका विरोध हो रहा था, लाला लाजपत राय भी कर रहे थे, और उसके बाद फिर उनको क्या हुआ, लाठी लग गई, फिर उनकी डेथ हो गई। ठीक, फिर हुइटली आयोग आया दोस्तों 1929 में, श्रमिकों की समस्याओं के सुनकर। मुदालियर आयोग आया माध्यमिक शिक्षा के लिए। कोठारी आयोग आया 1964 में, इंपॉर्टेंट है, स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कोठारी आयोग बना दोस्तों। मंडल आयोग बनता है मोरारजी देसाई के समय, ये 1979 में बनता है, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए बनता है। सरकारी आयोग तो केंद्र राज्य, देखिए सरकार कहाँ है, केंद्र में भी है राज्य में भी है, तो सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध 1983। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड के लिए बनता है आयोग, मतलब उनकी जांच करने के लिए। जैन आयोग बनता है राजीव गांधी हत्याकांड जांच के लिए। अगला दिया है कि लिब्रहान आयोग, ये कौन है, बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए है। फूकन आयोग दोस्तों किसके लिए है, तो तहलका.com द्वारा जारी वीडियो टेप एवं ट्रांसक्रिप्ट के द्वारा है। श्री कृष्ण आयोग है, ये मुंबई दंगे के लिए है, श्री कृष्ण। मुखर्जी आयोग कौन है, मुखर्जी आयोग नेताजी सुभाष चंद्र की कथित गुमशुदगी के विषय में जो है जानकारी देता है। नानावती मेहता आयोग दोस्तों गोधरा ट्रेन आगजनी जो गुजरात दंगे हुए थे 2002 के, वो है दोस्तों। ठीक, तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब हम महत्वपूर्ण संगठन देखेंगे दोस्तों जो भारत के हमारे इंपॉर्टेंट है, ये हमारा चौथा टॉपिक है आज का। देखिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी इसरो की अगर हम बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में पड़ता है। स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को होती है। संस्थापक कौन थे, डॉक्टर विक्रम मिश्र साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम हो जाएंगे। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो पहले स्पेस को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था। भारत का पहला जो उपग्रह था वो आर्यभट्ट था, 19 अप्रैल 1975 में सोवियत संघ रूस की सहायता से हमने लॉन्च किया था। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी रॉकेट लॉन्च स्टेशन केरल के तिरुवनंतपुरम यानी उनकी राजधानी है, वहां है। आगे हम बात करें भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान यानी बार्क, इसका मुख्यालय कहाँ, ट्राम्बे मुंबई में पड़ता है। स्थापना दिवस कब है, तो 1954 में है। अगर हम संस्थापक बात करें तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। महत्वपूर्ण बिंदु इसके क्या है, अप्सरा भारत के साथ साथ एशिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर था। इसे यूनाइटेड किंगडम की सहायता से बनाया गया, यानी यूके की सहायता से बनाया गया। अब हम कुछ भारत के देख लेते हैं परमाणु संयंत्र दोस्तों। देखिए क्षमता याद हो ना हो चलेगा, सन याद हो ना हो चलेगा, लेकिन ये स्थान भैया नहीं भूलना किसी भी कीमत पे। ठीक, तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2 जो है कहाँ है, तो कुडनकुलम जो है कहाँ है, तमिलनाडु में है। सन याद करना हो कर लीजिए, 2013 हो जाएगा दोस्तों स्थापना वर्ष इसका। 2000 मेगावाट है, ये 1480 है, 1808 है, थोड़ा 880 हो जाएगा। अगर हम तारापुर महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में पड़ता है। कैगा कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। नरोरा यूपी में पड़ता है, भूलना ही नहीं है। कब स्थापना हुई, तो 1991 में। कैगा 2000 में होती है, तारापुर 1969 में होती है। मद्रास परमाणु, तो मद्रास तो तमिलनाडु में पड़ता है, 1984 का है। ठीक, तो सिंपल है, भूलेंगे नहीं, याद कर लेंगे। अगला है काकरापार कहाँ है, तो गुजरात में पड़ता है दोस्तों। काकरापार 1993 में है, 700
मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। अगर हम बात करें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की, कई बार तो यही पूछा स्थापना कब हुई और इसका ध्येय वाक्य क्या है, स्लोगन बलस्य मूलम विज्ञानम दोस्तों। नई दिल्ली में मुख्यालय है, 1958 में स्थापना होती है। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है, पूर्व में कहाँ था, कोलकाता में था और ये शिफ्ट हो गया कोलकाता से मुंबई कब, 1937 में। दोस्तों अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1934 के अधिनियम के द्वारा, 1935 में होती है कब, 1 अप्रैल 1935। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था यानी प्राइवेट बैंक था। वर्ष 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत का पूर्ण स्वामित्व हो जाता है। मौद्रिक नीति का तैयार करके उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना इसका काम है। मौद्रिक नीति इसलिए बनाई जाती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। देखिए महंगाई का जो रेशियो है वो +-2 है, यानी 4 ± 2। अगर बहुत ज़्यादा हुई तो 6 और बहुत कम हुई तो 2, यानी 2 से 6 के बीच में हमेशा रहनी चाहिए। ठीक। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, ओसबोर्न स्मिथ थे और भारतीय कौन थे, सीडी देशमुख। अगर हम बात करें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की बात करें, मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है दोस्तों। स्थापना होती है 1992 में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई, इसकी स्थापना 97 में होती है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। उसके बाद फिर अगर हम बात भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई यानी आधार कार्ड वाला जो है, नई दिल्ली में हो जाएगा, 2009 में इसकी स्थापना होती है। भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली में इसकी स्थापना हो जाती है, 1987 में स्थापना होती है, अधिनियम 86 का है दोस्तों। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। आपको डेट भी याद रखनी है किस दिन होती है, 12 जुलाई। मुंबई में मुख्यालय। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। नाबार्ड एक विकास बैंक है जो ग्रामीण एवं कृषि संबंधित ऋण मुहैया कराता है। इसकी स्थापना शिवरमन समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई है। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, मतलब पूर्ण रूप से भारत सरकार का स्वामित्व है नाबार्ड दोस्तों। देखिए भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक यानी सिडबी की बात करें तो लखनऊ में मुख्यालय है दोस्तों, मैंने देखा है, 2 अप्रैल 1990। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी फसाई जिसे कहते हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये नई दिल्ली की है, 2008 में स्थापना हुई, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, 1995 में स्थापना होती है, 88 का अधिनियम है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, तो ये क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये है। तो ये दोस्तों है, इसका मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में। स्थापना कब होती है, 1929 में होती है दोस्तों। अब हम देखते हैं और यहाँ कौन सा है, तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड है, ये कौन सा है, नई दिल्ली में स्थापना है, सॉरी स्थापना मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, स्थापना है 1974। मैंने बताया ये बोर्ड की स्थापना, और 74 में क्या हुआ, तो जल संरक्षण अधिनियम भी बना था 74। मैंने कहा था 74 यानी चाहत, चाहत को याद कर लेंगे, 74 खाने के समय जल की चाहत होती है, तो चाहत से 74 हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण की अगर हम बात करें दोस्तों तो देहरादून मुख्यालय इसका, स्थापना इसकी कब होती है, तो 1981 में पुनर्गठन के बाद। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात करें, मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में है, स्थापना कब होती है, 1861 में होती है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अगर हम बात करें, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, जो स्थापना वर्ष का है 1942 है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक दोस्तों कंप्लीट हो जाता है। अगला टॉपिक आता है विश्व के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु पक्षी एवं प्रतीक चिन्ह दोस्तों। टाइम देखें अभी बहुत टाइम है, हम लोग आराम से करेंगे। देखिए प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पक्षी, देखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का क्या है, एमू है। अर्जेंटीना का क्या है, रूफस हार्नेरो हो जाएगा, हॉर्नेरो। स्वीडन का क्या है, आम ब्लैक बर्ड है यानी यूरेशियन ब्लैक बर्ड। मिस्र का क्या है, गोल्डन ईगल है, स्टेपी ईगल हो जाएगा। देखिए भारत के आसपास के सारे देश तो आपको पता हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट देश होंगे उनके याद रखना, जैसे जापान मतलब न्यूजीलैंड का कीवी है, इस तरह दोस्तों। देखिए भारत का क्या है, भारतीय मोर है। जापान का है हरा तीतर, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यह इसे कहते हैं लाल कलंगी वाला सारस। देखिए दक्षिण अफ्रीका का ब्लू क्रेन या नीला सारस हो जाएगा। म्यांमार का है ग्रे मयूर तीतर, इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड का कीवी है। यूएसए का याद कर लीजिएगा, बॉल्ड ईगल है दोस्तों। पाकिस्तान का क्या है, चकोर है, याद कर लेंगे, घुमंतू बाज जिसे कहते हैं। जॉर्डन का है सिनराई रोसे फिंच हो जाएगा। सिंगापुर क्रिम्सन सनबर्ड हो जाएगा। और दक्षिण सूडान का क्या है, अफ्रीकी फिश ईगल,
स्पेन का है स्पेनिश इंपीरियल ईगल हो जाएगा। श्रीलंका क्या है दोस्तों, श्रीलंकाई जंगली मुर्गा हो जाएगा। और सूडान का है सचिव पक्षी या सेक्रेटरी बर्ड, इंपॉर्टेंट है। इराक क्या है, देखिए इराक का है तीतर या चकोर। मंगोलिया का क्या है दोस्तों, तो सेकर फॉल्कन हो जाएगा। नेपाल का याद रखना हिमालयन मोनाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय रोबिन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पक्षी हो गए। अब हम देखते हैं पशु, राष्ट्रीय पशु की बात करें, प्रमुख देश के राष्ट्रीय पशु। बाघ का क्या है, सॉरी भारत का क्या है, बाघ है बंगाल टाइगर। रूस का है यूरेशियन ब्राउन भालू हो जाएगा। यूएसए क्या है, अमेरिकन बाइसन हो जाएगा। बांग्लादेश का बाघ है बंगाल टाइगर, वही जो भारत का है वही बांग्लादेश का है। क्यों, क्योंकि सुंदरवन का डेल्टा बांग्लादेश में भी है दोस्तों। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया तो कंगारू या लाल कंगारू। पाकिस्तान का क्या है, मार्कोर, बकरी की प्रजाति है मार्खोर। देखे होंगे आप खेलों में दोस्तों, किसी किसी मूवी में दिखाता है। अगर हम बात करें चाइना यानी चीन तो विशालकाय पांडा या चीनी ड्रैगन हो जाएगा। जापान का कोआला है। अफगानिस्तान का हिम तेंदुआ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सोच भी ना पाएंगे कि सॉरी दोस्तों, आप सोच भी ना पाएंगे कि हिम तेंदुआ अफगानिस्तान का होगा। नेपाल की गाय है। दक्षिण कोरिया की कोरियाई शेर है। कनाडा का क्या है, उत्तरी अमेरिका वीवर यानी उदबिलाव है। दक्षिण अफ्रीका क्या है कि स्प्रिंग बोक एंटेलोप है। सिंगापुर का क्या है, शेर है। ग्रेट ब्रिटेन का क्या है, मतलब शेर है। चिली का क्या है हार्मुल जो है हिरन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्पेन का क्या है, सांड है। डेनमार्क का क्या है, शेर है दोस्तों। फिनलैंड का क्या है, भूरा भालू है। बेल्जियम का देखिए शेर है। थाईलैंड का थाई हाथी है। मैक्सिको क्या है, शर्मिला जेगुआर यानी तेंदुए की एक खास प्रजाति है। म्यांमार का क्या है, बाघ है दोस्तों। साइप्रस का है मोफलान भेड़ है। लिखा है प्रमुख देशों के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो भारत का क्या है, अशोक स्तंभ है। पाकिस्तान का क्या है, चांद तारा है। और उसके बाद बांग्लादेश क्या है, वाटर लिली। तुर्की का है तारा, चांद तारा हो जाएगा। इटली का है सफेद लिली दोस्तों। कनाडा का क्या है, मैपल पत्ता। नीदरलैंड का है शेर दोस्तों। श्रीलंका का है शेर, ठीक याद रखेंगे। नॉर्वे का है शेर। ब्रिटेन का है जूनियन जैक। रूस का क्या है, डबल हेडेड ईगल हो जाएगा। इजराइल का है कि कैडेल ब्रम। न्यूजीलैंड का क्या है, कीवी, सदर्न क्रॉस, फर्न। अमेरिका का क्या है, बॉल्ड ईगल। तो ये इतने हैं, याद रखेंगे प्रतीक चिन्ह दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है। देखिए हमें हमेशा याद रखना कि भारत के आसपास जो है वो रट जाने चाहिए। इधर जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, म्यांमार, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, ठीक, ऐसा मालदीव वगैरह। जो कुछ भारत है, दक्षिण पूर्व एशिया के भी हमें कुछ पता होने चाहिए, ठीक। उसके बाद फिर यूक्रेन, अमेरिका, ये सब कुछ देश जो चर्चा में है उनको पता होना चाहिए। बस ऐसे याद करना दोस्तों। अब हम आगे और देख लेते हैं एक चीज और। भारत के प्रमुख उद्योग, महारत्न व नवरत्न कंपनियां। दोस्तों देखिए सबसे, अब हम अगर ये मतलब मानदंड दिखा दें आपको, मैं ये पूरा मतलब बता दूंगा कैसे क्या है। लेकिन दोस्तों इतना सारा मतलब हमें कभी याद नहीं करना है, ठीक। मैं तरीका आपको बता दूंगा, सारी बेहिचक रहिए आप। लेकिन आपको सब नहीं याद करना है, पहले मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। ये देखिए बताऊंगा पूरा इसमें, लेकिन आपको सब नहीं याद करना, फिर बता दे रहा हूँ। क्योंकि सब आपके माइंड में रहेगा नहीं, और मैं कितनी भी कोशिश करूँगा सब दिमाग में आपके रहेगा नहीं, और सब आपको याद भी नहीं होगा, और सब एग्जाम में आता भी नहीं। अब देखिए महारत्न कंपनियों की बात करें तो महारत्न के दर्जे हेतु पात्रता मानदंड की अगर हम बात करें तो कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसतन कारोबार जो कितना हो दोस्तों, तो 25,000 करोड़ रुपए रहा हो। इस दौरान कंपनी में 5,000 करोड़ रुपए का औसत शुद्ध लाभ अर्जित किया हो। और दूसरा दिया है पिछले 3 वर्षों से अधिक 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवल संपत्ति हो। कंपनी के पास नवरत्न का दर्जा हो पहले। भारत में वर्तमान में 13 महारत्न कंपनी है दोस्तों। ये करंट का है, आप इसे अपडेट कर सकते हैं, शायद 14 हो गई हैं, तो आप अपडेट कर लीजिएगा, ठीक। मतलब देखिए ये इसीलिए मैं ये छोड़ने वाला हूँ टॉपिक, कि मतलब ये हम बाद में करा देंगे, क्योंकि इसे करंट से आप पढ़ेंगे अपने हिसाब से तो ज़्यादा सही होगा। हम इसे छोड़ देते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं। देखिए मुझे क्या, मैं तो पढ़ना शुरू कर, कल विविध वाली में मैंने पढ़ाया भी है। अगर विविध आप लोग देखे होंगे तो उसमें मैंने ये टॉपिक कराया, तो मैं ये टॉपिक स्किप कर दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक। वहाँ देख लेंगे आप, फर्जी हम टाइम अपना ना वेस्ट करें, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और ये करंट से ज़्यादा सही होगा, क्योंकि दोस्तों बदलता रहता है ना डाटा, तो इसीलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। हम अगला पढ़ते हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन की चांस है। हम पढ़ते हैं प्रमुख पुरस्कार, ठीक दोस्तों। देखिए इसमें कौन है, नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें, देखिए प्रमुख पुरस्कार में क्या है, नोबेल पुरस्कार।
नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल, ये देखिए कल विविध में मैंने पढ़ाया है दोस्तों, ऐसा नहीं पढ़ाया, पूरा पढ़ाया है, लेकिन हम यहाँ फिर से देखते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल यानी स्वीडन की स्मृति में 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा वितरित किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 में हुई, यह स्वीडन देश द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र, शांति यानी 6 विषयों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसमें अर्थशास्त्र का नोबेल जो है 1968 में सम्मिलित किया गया तथा पहली बार 1969 में दिया गया था। पुरस्कार राशि है 1 स्वर्ण पदक, 1 प्रशस्ति पत्र और 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना है। अगर हम बात करें पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? मैडम क्यूरी थी। कौन थी? मैडम क्यूरी थी। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गीतांजलि के मिला, उन्हें 1913 में मिला। कब मिला? 1913 ईस्वी में मिला। अगर हम बात करें अंतिम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडिश केंद्रीय बैंक द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा ओस्लो में की जाती है, अभी अगले महीने में हो जाएगी दोस्तों। अब देखते हैं इधर इसमें क्या है दिया दोस्तों, यहाँ लिखा है ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी जो स्टॉकहोम है उसमें प्रदान किए जाते हैं। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला है शांति के लिए, 1917 में, 1944 में, 1963 में। ये सब पूछ लेता है दोस्तों कि कब मिला कब नहीं मिला, तो डेट याद रखेंगे थोड़ा। 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता केवल 5 लोग हैं। कौन-कौन से हैं? मैडम क्यूरी, इनको 2 बार मिला। भौतिकी के लिए मिला 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए, 1911 में रेडियो निष्कर्षण यानी रसायन के लिए। जॉन बॉर्डीन को मिला 1956 में और 1972 में, एक भौतिकी, दोनों भौतिकी के लिए मिला। तो ये भी पूछ सकता है कि भौतिकी के लिए जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार कौन पाए? तो जॉन बॉर्डीन पाए। एक पाए हैं ट्रांजिस्टर इफेक्ट की खोज के लिए, एक अतिचालकता का सिद्धांत देने के लिए। उसके बाद है पोलिंग। पोलिंग जो है पाए हैं किसके लिए? तो शांति के लिए 1962 में, और 54 में किसके लिए पाए हैं? रसायन के लिए। अगर हम बात करें कि फ्रेडरिक सिंगर ये किसके लिए है? तो 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल्स की संरचना, ये रसायन के लिए 2 बार पाए हैं। वायरस न्यूक्लियोटाइड की क्या लिखा है? सीक्वेंसिंग, ये 1980 वाला। ठीक। कार्ल बैली शार्पलेस की अगर बात करें 2001 ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाओं के लिए रसायन, और 2022 में रसायन विज्ञान के लिए विकास के लिए दिया गया। तो ये याद रखें, ये भी रसायन के लिए ही पाए हैं। अगर हम बात करें भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य का मिला है इनको। कब का है? तो 1913 का है, गीतांजलि के लिए मिला है। सीवी रमन है, भौतिकी के लिए मिला है, 1930 में मिला है दोस्तों, प्रकाश के विकिरण पर उनके कार्य तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए। हरगोविंद खुराना चिकित्सा के लिए मिला दोस्तों, 1968 में है। आनुवांशिक कोड की जो है अपनी जनसंख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य के लिए। मदर टेरेसा को अल्बानिया की थी, कल मैं भूल गया था बताना कहाँ की थी, मैं ये जानता था कि यूरोप की कंट्री है, अल्बानिया की थी। इन्होंने नागरिकता भारत की ले ली थी 1948 में। तो दोस्तों ये भारत में मतलब पहली महिला थी जब इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक। कब मिला? 1979 को मिला, मानवीय कार्य के लिए, शांति के लिए। अगर हम बात करें यश चंद्रशेखर भौतिक विज्ञान के लिए मिला 1983 में। सितारों की संरचना व विकास पर उनके सैद्धांतिक अध्ययन के लिए मिला इनको। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के मिले 1998 में, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए मिला। वीएस नायपॉल को मिला दोस्तों साहित्य के लिए 2001 में। इन अ फ्री स्टेट के लिए मिला। अगर हम आगे बात करें वी रामकृष्णन रसायन 2009 में मिला। राइबोसोम की संरचना और कार्यों के अध्ययन के लिए। कैलाश सत्यार्थी यानी कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े थे, शांति के लिए मिला 2014 में। मलाला यूसुफजई को भी 2014 में ही मिला, लेकिन वो पाकिस्तान की थी। अगर आप अभिजीत बनर्जी की बात करें अर्थशास्त्र का मिला 2019 में, वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए प्रयोगात्मक योगदान के लिए। तो ये हो जाएंगे दोस्तों। अगर हम यहाँ बात करें नोबेल पुरस्कार 2023 का है, 24 का तो अभी घोषित नहीं हुआ, 23 का है। देख सकते हैं कितनी अपडेटेड बुक है दोस्तों। अगर हम बात करें शांति के लिए मिला किसको? नरगिस मोहम्मदी को मिला। गौरव सर की ट्रिक अगर मैं बताऊं आपको, तो नरगिस को ईरान में शांति चाहिए, नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। मेरी ट्रिक नहीं, गौरव सर की ट्रिक है, मैंने जब देख रहा था दोस्तों तो वो ऐसे ही बताए थे। अब जैसे ये है साहित्य, तो देखिए यहाँ है जॉन ओलाफ फासे। ठीक। तो यानी साहित्य में न फंसना मेरी जान, ये बताए थे। साहित्य में न फंसना मेरी जान यानी साहित्य तो फांसे यानी नार्वे को हो जाएंगे।
अर्थशास्त्र का है तो अर्थशास्त्र यानी पृथ्वी, अर्थ मतलब पृथ्वी, गोल है यानी गोल्डिया, या अर्थशास्त्र में गोल्डन की बात आएगी भाई, सोना चांदी की बात, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो क्लाउडी गोल्डिया अमेरिका के हैं, इनको भी मिला है महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के लिए। ठीक, चिकित्सा में कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA यानी मैसेंजर आरएनए टीकों के विकास के लिए मिला। कैटालिन कोरिको हंगरी की हैं और विस्मयन कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं। ये सब ट्रिक देख लीजिएगा आप दोस्तों। अगला भौतिकी के लिए किसको मिला, तो पियरे एगोस्टिनी फ्रांस के हैं, फेरी क्रोज हंगोरिया यानी ऑस्ट्रेलिया, एनी हल व्हीलर ये फ्रांस ये स्वीडन। रसायन के लिए मिला, क्वांटम डॉट्स के लिए मिला दोस्तों किसे, मौगी जी बावेंडी यानी फ्रांसीसी अमेरिकी, लुई ब्रूस अमेरिका, एलेक्सियाई एकिनो रूस। दोस्तों उनके घर वाले कैसे नाम लेकर बुलाते होंगे मेरे नहीं समझ में आ रहा। हम लोगों के यहाँ तो राजू, मोनू, छोटू, शिल्पा, इस तरह के मतलब बिल्कुल सिंपल स्टेट नाम है, आराम से हम लोग बुला सकते हैं हमारे। वो लोग कैसे बुलाते हैं कि ये सुना हो केनियल हुइलियर, ये सब मतलब कैसे होता होगा, मैं तो ये सोचता हूँ। चलो ठीक है, जो भी हो। ठीक, हम देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये है एशिया के व्यक्तित्व एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई, 1957 में होती है न्यूयॉर्क में रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के ट्रस्टियों के द्वारा। वार्नर ने सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार, कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ के उभरते नेतृत्व के लिए दिया जाता है। पहले भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे, विनोबा भावे थे, 1958 में उन्हें प्राप्त हुआ। पुरस्कार राष्ट्रीय दोस्तों क्या है, तो $50,000 तक, $50 है तथा एक स्वर्ण पदक है। प्रत्येक जो है 31 अगस्त को मनीला में यह वितरित किया गया है। अब की बार भी किसी को दिया गया होगा, करंट देख रहे होंगे तो याद होगा, नहीं तो मैं करंट अभी कराऊंगा, आज से ही स्टार्ट है दोस्तों, शाम को डेली करंट मिलेगा आपको। साल 2009 में यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में देने के लिए नियम को बंद कर दिया गया, अब यह अन्य श्रेणियों में भी दिया जाने लगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रमुख भारतीय कौन कौन से हैं, तो ये देखिए यहाँ लगा हुआ है उनके लिस्ट दोस्तों। देखिए विनोबा भावे को मिला 1958 में, फिर चिंतामन देशमुख को मिला शासकीय सेवा के लिए 1959 में, मदर टेरेसा को जनसेवा के लिए 62 में मिला, हरगिज कुरियन सामुदायिक नेतृत्व के लिए 63 में मिला 1900, और जयप्रकाश नारायण शासकीय कार्य के लिए 1965 में, सत्यजीत रे यानी साहित्य के लिए 1967, एम.एस. स्वामीनाथन सामुदायिक नेतृत्व 1971, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी सार्वजनिक नेतृत्व 1974, बात करें अरुण शौरी पत्रकारिता के लिए 1900 जो है 82, पंडित रविशंकर प्रसाद साहित्य के लिए मिला 1992 में। ठीक, डेट अब नहीं पढ़ेंगे हम, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। किरण बेदी शासकीय, उसके बाद अरुणा राय सामुदायिक नेतृत्व के लिए मिला, अरविंद केजरीवाल इनको भी मिल चुका है, भारत वटनी सोनम वांगचुक जनसेवा के लिए, रवीश कुमार देखे होंगे ना, पत्रकार है रवीश कुमार, यूट्यूब चैनल भी इनका है, इनको भी मिल चुका है। डॉक्टर रवि कन्नन इनको मिला है 2023 का है दोस्तों, सबसे लेटेस्ट है, कैंसर रोग विशेषज्ञ है, ये याद रखना। देखिए रवीश कुमार को 2019 में मिला, और उसके बाद फिर 2023 में किसे मिला, तो डॉक्टर रवि कन्नन। ठीक दोस्तों, रेमन पुरस्कार 2023 में किसको मिला, तो 65वां रेमन पुरस्कार 2023 4 हस्तियों को दिया गया। डॉक्टर रवि कन्नन भारतीय थे, कैंसर रोग विशेषज्ञ। यूजीनियो लेमांस थे, तिमोर लिस्टे के पर्यावरणवादी थे। रक्षंद कोरवी बांग्लादेश के शिक्षा प्रयास में संघर्षरत थे। मरियम कोरोनेल फेदर जो है इसके लिए तो शांति में महिलाओं की भागीदारी की दिशा में प्रयासरत। हमें तो एक ही नाम याद रखना है, सबसे ऊपर वाला। अगर हम बात करें एक सेकंड दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा है दोस्तों, ये मतलब पुरस्कार खत्म ही ना हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा पुरस्कार है दोस्तों, इसमें बहुत सारे वो हैं। चलो देखते हैं जितना हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत बचेगा वो हम फिर कल देखेंगे दोस्तों। ये बहुत बड़ा है सच में, इसमें मतलब बहुत ज्यादा दिया हुआ है पुरस्कार, यानी कुछ छोड़े ही नहीं, मुझे लगता है सब कुछ समाहित कर दिए। ठीक, अब देखते हैं ग्रैमी पुरस्कार देखते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, देखिए ग्रैमी अवार्ड देखते हैं। ग्रैमी अवार्ड को मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड भी कहते हैं दोस्तों। यह संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए एक पुरस्कार है। द ग्रैमी अवार्ड सबसे बड़े वार्षिक प्रतिष्ठित संगीत
प्रोग्राम पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार नेशनल एकेडमी फॉर रिकॉर्डिंग एंड साइंसेज द्वारा पश्चिमी संगीत में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। लिखा है कि सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर जो है वर्ष 1968 में ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। मैंने बताया था तार, हमें तार जोड़ने हैं शंकर जी से, यानी रविशंकर हो जाएगा। आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मैंने बहुत सारी ट्रिक बताई है दोस्तों। देखिए मैं जितना पढ़ा रहा हूँ जीएस के लिए, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं एक चीज आपको कह सकता हूँ कि एग्जाम में कभी आप निराश नहीं होंगे दोस्तों। जीएस के लिए बस जो मेरी बातें हैं, मेरा जो तरीका है, उसे आपको फॉलो करना होगा, उसे समझना होगा और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए। आप आपके पास जो भी नोट्स हो, जो भी बुक हो, उसे आप पढ़िए, रिवीजन करिए। खरीदने की कोई जरूरत नहीं नई बुक, रिवीजन करिए। बाकी मैं हूँ, जितना आप वहां पढ़ सके पढ़िए दोस्तों। उसके बाद जो है मेरी वीडियो देखिए। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा फायदा फायदा कुछ नहीं दोस्तों, मैं आपको बताऊं कैसे, यही तो मेरी बड़ी दिक्कत है। देखिए दोस्तों, मैं जितना हो सकेगा आपका रिवीजन करा दूंगा, ठीक। रिवीजन जितना करा दूंगा, आपके मॉक भी करा दूंगा। 50,000 क्वेश्चन की श्रृंखला शुरू ही हो गई जीएस संगम की। वहां से आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे कवर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे आप। बाकी जीएस पॉइंटर वगैरह सारी मैं करा ही रहा हूँ, तो आप इस तरह पढ़ेंगे तो आपका आराम से काम हो जाएगा। तो जीएस के लिए परेशान ना होइए, सब कुछ हो जाएगा। बस आपको धैर्य के साथ पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा भरोसा तो करना ही पड़ेगा। लिखा वर्ष 2015 में वितरित 75वें ग्रैमी पुरस्कार में रिकी केज एवं नीला वासवानी का नाम शामिल है दोस्तों। वर्ष 2022 में ग्रैमी अवार्ड में भारतीय मूल की फाल्गुनी शाह को मिला था बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम के लिए यह पुरस्कार। वर्ष 2022 में रिकी कोच को मिला था डिवाइन टाइट्स एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड, याद रखेंगे। 66वां जो है ग्रैमी अवार्ड 2024 का है। देखिए अब डेट कितनी है दोस्तों। अमेरिका के लॉस एंजल्स में 66वें ग्रैमी अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ। भारतीय संगीतकार के एक फ्यूजन संगीत समूह शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में वर्ष 2024 का ग्रैमी पुरस्कार जीता। वर्ष 2024 में ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीतने वाले 5 भारतीय संगीतकार कौन थे? तबला वादक, मैंने बताया था हुस्न में बल होता है। कौन? हुस्न में बल। बांसुरी चौरसिया का नाम हरिप्रसाद चौरसिया, और इसी तरह मैंने राकेश चौरसिया का भी नाम बताया था आपको, देखे होंगे। गायक शंकर महादेवन का नाम सुने ही होंगे आप लोग। वायलिन के लिए राजगोपालन हो जाएंगे। ताल वादक के लिए किनको मिला? तो सलवा गणेश विनायक राम। ऑस्कर अवार्ड देख लेते हैं। अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाने वाला सालाना एकेडमी पुरस्कार को ही ऑस्कर पुरस्कार कहते हैं। ऑस्कर पुरस्कार में फिल्म जगत में जुड़े सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों, कलाकारों, लेखकों और तकनीशियनों को सम्मानित किया जाता है दोस्तों। यहाँ तक हम देखते हैं। उसके बाद आगे बढ़े। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो होती है 1929 में की जाती है। ऑस्कर अवार्ड प्रतिवर्ष फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार का आधिकारिक नाम है एकेडमिक अवार्ड ऑफ मेरिट है। अगर हम बात करें ऑस्कर एवं नोबेल पुरस्कार दोनों पाने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति कौन है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है दोस्तों। इन्हें साहित्य में मिला था 1925 में। उसके बाद 1929 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए भी मिला था। पुरस्कार व राशि की अगर हम बात करें, ऑस्कर पुरस्कार विजेता को एक ऑस्कर प्रतिमा दी जाती है। इस प्रतिमा पर सोने की परत चढ़ी होती है और इसे पाने वाले से पहले ही एग्रीमेंट करवा लिया जाता कि उसे बेचेंगे नहीं, मतलब बेच नहीं सकते हैं। इसमें विजेताओं को जो ट्रॉफी दी जाती है उसके साथ कोई नगद पैसा या कोई अन्य सामान व नगद राशि नहीं दी जाती है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कोई पैसा वैसा नहीं दिया जाता, केवल ट्रॉफी दी जाती है। उसमें भी लिखवा लिया जाता है कि इसे बेच नहीं सकते। ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीयों की बात करें, भानु अथैया भारत की पहली महिला हैं जिनको गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए 1983 में ऑस्कर पुरस्कार मिला। सत्यजीत रे बंगाली फिल्म निर्देशक है। 1992 में लाइफ टाइम अवार्ड जो है मिला है मानद पुरस्कार। ए.आर. रहमान को मिला 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म के लिए। जय हो संगीत के लिए मिला। गुलजार को भी मिला 2009 में जय हो के लिए दोस्तों, लिरिक्स किया था इन्होंने। अगर हम बात करें रेसुल पुकुटी, इनको 2009 में भी मिला है स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए अवार्ड मिला सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग। आप देख सकते हैं कितने अवार्ड केवल यही मूवी ले रही है। कार्तिकी गोंजाल्विस तथा पुनीत मोंगा को मिला 2023 में द एलिफेंट विस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। एस.एस. राजमौली नाटू नाटू सॉन्ग के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल सॉन्ग को मिला है दोस्तों। तेलुगु फिल्म है 2023 की RRR, सुने हैं कि नहीं? आप देखे भी होंगे, लाजवाब फिल्म है। NTR और किसकी है दोस्तों? रामचरण की। देखिए 96वां ऑस्कर अवार्ड
2024 संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 की घोषणा की गई। ओपेनहेमर ने बेस्ट फिल्म सहित कुल 7 अवार्ड जीते हैं दोस्तों। बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के ही हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं जो है कौन है, सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर की। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है एम्मा स्टोन पुअर थिंग्स की है। तो ये हमारा यहाँ हो गया। अब हम आगे और देख लेते हैं दोस्तों, देखें कि कल देखें इसी के आगे, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा है। आप कहें तो देखिए नहीं, कल देखते हैं दोस्तों इसके आगे, क्योंकि जो चीजें हैं आज हमने वैसे भी बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, तो टेंशन लेने की नहीं बात है कोई, हम कल इसके आगे देख लेंगे, ठीक दोस्तों। नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वैसे भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसके आगे हम यहीं से कल कर देंगे ग्लोबल गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार से, फिर हम ये टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये टॉपिक बहुत बड़ा था, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम जो शुरू किया करना तो पूरी बुक ही है ना, तो ये चीज है। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जो बुक करा रहा हूँ जीएस संगम, उसे एक बार जरूर करिए, वहाँ मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी ट्रिक दी हैं, तो आपका बड़ा मजा आ जाएगा आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।